इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ ही चीज़ों को हमें सीखना है, लाइक डिस्टेंस फार्मूला सीखना है, सेक्शन फार्मूला, देन मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए इसके बारे में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो न्यू NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना, फार्मूला समझना, उन चीज़ों को यहाँ बताएंगे, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी। तो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इन चारों चीज़ों को हमें समझना है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में देखो, सबसे पहले तो ये जानना है कि जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक लाइन लेते हो, और ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ओरिजिन पे कट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पे कट करते हैं। जब कभी भी ओरिजिन की बात की जाती है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 मीन्स जो आगे है नंबर लिखा हुआ वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो सेकंड है वो है क्या? वाई कोऑर्डिनेट। इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन। और यहाँ पे इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने टोटल 4 क्वाड्रेंट्स बना रखे हैं, जिसमें ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं हमारे? प्लस प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स हमारा होता है नेगेटिव, जबकि वाई हमारा होता है पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। इन सब चीज़ों को ध्यान याद रखना है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट और ये जो प्लस माइनस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में दे रखे हैं वो भी आपको याद रखना है। जहाँ तक बात है डिस्टेंस फार्मूला की, तो डिस्टेंस फार्मूला में हमें क्या देखना होता है कि अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा हो, सपोज़ करो कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी दे रखा है। आपको ए का भी कोऑर्डिनेट पता है, बी का भी कोऑर्डिनेट पता है। सपोज़ करो कि मैंने ले लिया इसका 2 3 और इसका ले लिया 5 4। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लिया, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो। और जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला क्या है? देखो, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है वो है x1 और दूसरा है हमारा y1। यहाँ पे मैं छोटे में लिख रही हूँ, ये x1 है तो ये हमारा y1 है, यहाँ 5 हमारा x2 है तो 4 हमारा y2 है, ठीक है। तो ये x1 y1, वो x2 y2। यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना होता है और उसको स्क्वायर करना होता है। सिमिलरली यहाँ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। यहाँ पे अगर x1 माइनस x2 भी लिखा जाए तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे होना क्या है? स्क्वायर। तो नेगेटिव का भी जो स्क्वायर होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर भी सिमिलर y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2, आंसर सेम ही आना है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x2 मीन्स 5 माइनस x1 यहाँ है 2, देन y2 है 4 और y1 में है हमारा 3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अगेन 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। और ये हमारा आंसर क्या दे रहा है? रूट 10। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो वो भी आगे सॉल्व करते। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप रूट 10 पे छोड़ सकते हो। यही है डिस्टेंस फार्मूला। जब आप 2 पॉइंट्स के बीच का कोऑर्डिनेट जब आपको दे रखा हो तो इन दोनों के बीच की दूरी को कैसे निकालें यूजिंग दिस फार्मूला। और इनके जो भी साइन होंगे उस साइन का ध्यान रखना, उन साइन को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देना होता है। रूट में अगर आ रहा है तो आप छोड़ दोगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो कम्प्लीटली फाइंड आउट करके छोड़ना है। और साथ में यूनिट भी लगाएंगे, अगर यूनिट मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली आप क्या लिखोगे? यूनिट्स लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस में कुछ तो यूनिट होना चाहिए, आप सिंपली यूनिट दे दोगे अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं। तो सेक्शन फार्मूले में क्या है कि मान लो कि आपको कोई भी 2 पॉइंट सपोज करो कि दे रखा है ए और बी, ठीक है। तो अगर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इनके बीच में अगर किसी भी पॉइंट की बात की जाए, मान लेते हैं कि उन दोनों के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, मान लो सी है,
ठीक है। तो इस सी ने इस ए बी को किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड किया ही होगा, लाइक 1:3, 2:4, 7:9, कुछ भी। तो आपको इस सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर आपको रेशियो पता है, सपोज करो कि यहाँ पे सी ने इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रखा है, मतलब सी ने इस ए बी को m और n पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। m:n है जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में आपको बता रखा है। तो अगर इस रेशियो को आपको मतलब अगर आपको रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, तो बस आपको क्या करना है कि इस सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। साथ साथ में आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा होगा। तो यहाँ में मान लेते हैं x1 y1 दे रखा है और b का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो आपको c का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला में है कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है निकालने का, वो है mx2 प्लस nx1 m प्लस n, देन my2 ny1 m प्लस n। हो सकता है कि बुक में m1 और m2 भी दे रखा हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो m1 m2 होता तो ये होता m1 x2 और ये m2 x1 और ये m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2, देन m1 y2 m2 y1 और m प्लस n। तो अगर यहाँ पे देखो कि अगर मान लो कि वैल्यूज़ कुछ लेके बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि a का जो वैल्यू दे रखा है हमें 3, -2 और b के लिए हमें दे रखा है -1, -2, ठीक है। अब इस c का कोऑर्डिनेट दे रखा है और रेशियो आपको दे दिया गया कि ये जो m:n का जो रेशियो है ना वो मान लेते हैं 1/2 है या 1:2 है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ c, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि इन रेशियो को ध्यान रखना है और ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड पॉइंट्स के उसको ध्यान रखा है। तो mx2 है तो 1, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। सो x2 ये हो गया प्लस nx1 ये है 3 अपॉन m प्लस n दैट इज़ 1 + 2, ठीक है। यहाँ आपको ये वाली ब्रैकेट देनी है, ब्रैकेट नहीं दोगे फिर मार्क्स आपके कट जाएंगे या इसको काटे क्रॉस ही कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट देना कोऑर्डिनेट में ज़रूरी होता है। देन my2 1 × -2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका जो भी आंसर है ये -1 + 6 अपॉन में 3, ये -2 -4 अपॉन में 3, ये हो गया हमारा 5/3 और ये हो गया हमारा -6/3। अगर ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो आपको जैसे यहाँ पे कट हो रहा है तो ये हो गया -2। सो इस कोऑर्डिनेट और इस रेशियो की मदद से हमने c का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया 5/3, -2, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 5/3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है -2। तो सेक्शन फॉर्मूला इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं मिड पॉइंट के लिए। सो मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट समझते हैं। मिड पॉइंट मीन्स क्या हो गया कि किसी भी लाइन की जो मिड पॉइंट होगी, मतलब इस पॉइंट की वजह से वो लाइन आधे आधे इक्वल हाफ्स में बट रहा होगा। लाइक मान लेते हैं कि यहाँ सी डी एक लाइन है और इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ई है जो कि इस सी डी को इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। मतलब सी ई की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही ई डी की भी होगी। डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर ई का कोऑर्डिनेट पता चल जाता है तो सी ई और डी ई क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए, जो ये मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए जब आपको इन दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x1 + x2 अपॉन में 2 एंड y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट को हमें ऐड कर लेना है डिवाइडेड बाई 2, देन y कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेना है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ मैं e का कोऑर्डिनेट आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे -4 + 6 अपॉन में 2 और 4 + 4 अपॉन में 2। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आएगा, 6 - 4 2/2 ये आ रहा है और यहाँ आ रहा है 8 अपॉन में 2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 1, 4। सो आपने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया 1 और 4। अगर आप चेक करना चाहते हो क्या ये सी ई डी के बराबर होगा तो आप चेक भी कर सकते हो। तो अगर मुझे सी ई निकालना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या था कि x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसका स्क्वायर किया जाएगा। तो पहले मैं इन दोनों को ले रही हूँ। सो -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -4 होल स्क्वायर। तो देखो क्या आता है, ये 4 और 1 5 बना, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, और ये तो 0 ही हो गया। तो 25 + 0 इज़ 25, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ रहा है। डी को निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। सो रूट ओवर अगेन ये हमारा हो गया लास्ट जो एंड पॉइंट्स हैं। सो 1 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। 1 - 6 दैट इज़ -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा तो 25 ही, देन 0, यानी यहाँ पे क्या 25 का स्क्वायर रूट और हमें 5 मिल रहा है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि आपको कि CE किसके बराबर है, CE DE के बराबर है। सो वी कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज़ x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। हम लोग यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब कभी भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है, सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट A है जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा बट इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसके पास y कोऑर्डिनेट तो होगा बट इसके पास x कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ मुझे बताना था, ठीक है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इसके जो तीनों वर्टेक्स हैं उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखा है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो पुराना वाला NCERT बुक है उसमें उसके अंदर वो एक्सरसाइज आ रही है, बट न्यू वाले में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा है। सो x2 y2 और ये है हमारा x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे और जो भी आपको आंसर मिलेगा उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखोगे या मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दे रखा है तो उसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको डेकोरेट करना है। मैंने ये मॉड्यूलस डाल रखा है क्योंकि एरिया का जब भी आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने सॉल्व किया सपोज करो और -100 आ रहा है, सो -100 मॉड्यूलस साइन लगने की वजह से वो पॉजिटिव निकलेगा। देन इसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप आंसर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ और, इसको याद रखने के लिए आप याद कैसे रखोगे, देखो ब्रैकेट के बाहर x1 x2 और x3 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर सारे y वाले टर्म हैं। तो जब कभी भी आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रखना, x1 लिखा ब्रैकेट डाला, x2 लिखा ब्रैकेट डाला, x3 लिखा ब्रैकेट डाला, मॉड्यूलस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1 के बाद का नंबर क्या आएगा 2 3, तो यहाँ पे आप y के साथ लगा दो, ठीक है। x2 लिख चुके हो, 2 के बाद 3, 2 के यहाँ क्योंकि हमारे पास 1 2 3 का ही यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर यहाँ 1 रिपीट होगा, तो 3 1। अब यहाँ 3 आ चुका है तो 3 के बाद 1 एंड 2, तो y1 माइनस y2। याद रखने के लिए बस मैंने बताया, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे भी अगर याद हो जाता है तो इस ये जो एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वो हमारा जो न्यू NCERT बुक है उसके अंदर नहीं सॉल्व करना है, उसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं न्यू NCERT में। सो हम लोग न्यू NCERT के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।